दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 10 के दमदार ट्रेड्स में। और पहले तो क्विकली मार्केट्स का एक क्विक रैप, एक इंपॉर्टेंट सेशन, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं तमाम न्यूज फ्लोज के बीच में। आधे % के दबाव के साथ निफ्टी कामकाज करता हुआ। न्यूज फ्लोज क्या थे? यूएस में वो फेड के मिनट्स आए और जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही हॉकिशनेस है। तो ना सिर्फ शायद 50 बेसिस पॉइंट का हाइक यूएस में आता हुआ नजर आए एग्रेसिव, बल्कि शायद इक्का दुक्का और आते हुए नजर आए। ये उस कमेंट्री समझ में आता है। दूसरा वो बैलेंस शीट रिडक्शन, वो क्वांटिटेटिव ईजनिंग की जगह क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की शुरुआत, वो भी शायद मई के ही महीने में जब फेड की बैठक होगी उससे शुरुआत हो जाएगी। तो यूएस वीक हुआ, एशिया कमजोर था, हमारे लिए दबाव के इंडिकेशन थे, हम दबाव के साथ शुरुआत करें। एक अच्छी बात कि निफ्टी बैंक प्रेशर से कुछ उभरने की कोशिश कर रहा है, वो डॉक्टर साहब ने डाल भी दिया। दिन के लो से 160 पॉइंट की रिकवरी, वीक अभी भी, लेकिन अब महज 1/3% की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ, जो कि एक समय 3/4% से ज्यादा के दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था। तो निफ्टी बैंक में लो से रिकवरी, लेकिन ना सिर्फ बैंक्स थे, फाइनेंशियल्स में वीकनेस है और वीकनेस आईटी में है। तो कल की वो जो हैवी वेट पॉकेट्स थी वो आज भी सल्क करती हुई, आज भी दबाव के साथ ट्रेड करती हुई, इसीलिए आपको दिख रहा है बाजार कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। ये अब तक की स्थिति। मैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में आगे आता हूं। पहले 45 मिनट का जो ट्रेड कल्मिनेट हुआ है उसके बाद वीरू से फ्रेश व्यूज ले लिए जाए, कैसे वो निफ्टी बैंक की इस रिकवरी को रीड कर रहे हैं, कैसे वो निफ्टी जो सुबह से आधे % के आसपास से दबाव पे अटका हुआ है उस डेटा पॉइंट्स के सजेस्ट करते हैं, और क्या कोई फ्रेश स्ट्रैटेजी लेनी है। अभी वेट एंड वॉच का मोड है। वीरू, गुड मॉर्निंग, समझाएं। हाँ जी आशीष, देखिए दो चीजें हैं। अभी तक निफ्टी 17,700 और उस दिन के लोअर एज को वॉलेट करने को तैयार नहीं है। तो मेरे पास वो थ्रस्ट नहीं है शॉर्ट करने का, और थ्रस्ट नहीं है मेरे पास शॉर्ट करने का इसलिए भी क्योंकि बैंक निफ्टी अपनी 37,500 की ट्रेजेक्टरी को वॉलेट करने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं आशीष, दोनों ही इंडेक्सेस में एक डाइवर्जेंस को देखिए जरा प्लीज। कैंडलस्टिक चार्ट दोनों ही इंडेक्सेस के लेके आइएगा, और जो इस डाइवर्जेंस को रीड कर पाए आई थिंक वो एक इंपॉर्टेंट डाइवर्जेंस है। निफ्टी जाके अपने H2-1 डे के लोअर एज को छू के आ गया, ठीक है। निफ्टी अपने H2 डे को के लोअर एज को छू के आ गया, लेकिन निफ्टी बैंक अभी अपने हायर एज को तोड़ा तो है, लेकिन सल्क होने की तैयारी में नहीं है। उसको अगर आप देखें वो वॉलेट करके नीचे ट्रेड करने को तैयार नहीं है। तो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस आशीष थोड़ा सा सुबह से परेशान करता हुआ। तो शॉर्ट अच्छा ट्रेड तभी बनेगा, ये देखिए, देख रहे हैं आप, वो लोअर एज को छू के आ गया, निफ्टी बैंक छूने को तैयार नहीं है। हमारे साथ दो मेहमान हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं आशीष कि मैं अभी शॉर्ट लॉन्ग कुछ नहीं लूंगा। शॉर्ट तभी बनेगा जब ये मेगा डील का अनाउंसमेंट हुआ था 17,710 700 के नीचे ट्रेवल करेगा। हाँ, तो निफ्टी जब 17,700 710 के जोन को वॉलेट करे तब। और याद रखिएगा, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आशीष 37,700 के क्लस्टर को पार कर रहा है तो इसका मतलब ये है, ये जो दिन है ना, सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग का दिन हो सकता है। 37,700 अभी तक बैंक निफ्टी आपको शॉर्ट करने की इजाजत नहीं दे रहा है आशीष। नहीं, लेकिन शायद दिन के दौरान एक शॉर्ट कवरिंग मंदी के सौदे स्क्वीज होते हुए नजर आए, उसका मूव देखने को मिले। एक्सपायरी है और कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे सामने खड़ा है। देखते हैं सेकंड हाफ, आगे का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अभी नहीं, लेकिन जैसे अगर कोई ट्रेड नजर आएगा तो बट ऑब्वियस आपको सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पे पता चलेगा। 10 के दमदार ट्रेड्स में हमारे साथ अब रचना वैद्य और राजेश सतपुते साहब जुड़ते हुए, आप दोनों का स्वागत है। अच्छा, एक बार आगे जाऊं, रुपया जो खुला है 75.93 के लेवल्स पे इस समय कामकाज करता हुआ। 75.90 प्रीवियस क्लोज था, तो फ्लैटिश ओपनिंग रुपए की होती हुई। और जरा एक कंपनी आज लिस्ट होनी थी, वो भी प्लीज दिखा दीजिए, उमा एक्सपोर्ट्स। छोटा इशू साइज था, 60 करोड़ का आईपीओ था, पर सब्सक्राइब हुआ करीब 4.5 साढ़े 4 गुना के आसपास। प्री ओपन में इंडिकेशंस थे, सेटल जो हुआ था वो 80 के भाव पे, 68 की इशू प्राइस के सामने, तो एक ठीक ठाक 17-18% का प्रीमियम था। अभी इस समय के कंटिन्यूअस सेशन के भाव अपडेट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उमा एक्सपोर्ट्स को रखिएगा रडार पे। आईपीओ के समय मुझे याद था जब वो 60 करोड़ पे जुटाने आए थे, 230 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन को टारगेट कर रहे थे। अब देखते हैं जिस तरह से प्रीमियम से लिस्ट होगा उस हिसाब से। तो उमा एक्सपोर्ट बेसिकली वो मेरे ख्याल से कोलकाता की कंपनी है,
जो कि नाम से तो एक्सपोर्ट से लार्जली इंपोर्ट्स करने का काम, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को इंपोर्ट्स करने का काम करती है। कुल रेवेन्यू का केवल 10% के आसपास एक्सपोर्ट, और क्योंकि इंपोर्ट्स का ही धंधा है तो मिनिस्क्यूल वेफर थिन नेट मार्जिन के आसपास ऑपरेट। डिटेल्स आपकी स्क्रीन में 18% प्रीमियम पर, जैसे कि प्री ओपन सेटल हो रहा था वहीं के आसपास इस समय कामकाज 18% प्रीमियम पे वो लिस्टिंग होती हुई। वीरू कुछ कह रहे हो आप? आशीष, आपने मार्क किया था एनटीपीसी हाँ 154.20 पर। अब जरा आप इसका प्राइस देखिए, लुक एट एनटीपीसी, और 157 का हाई लगा के आ गया। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो पावर में मोमेंटम फिर बनता हुआ। और आप देखिए आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जब पावर स्टॉक्स में वो आएगा तो ये भी चलेगा जनाब। और 249 पर ये डे हाई पर और इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर्स पे। तो और टाटा पावर को देखिए डे हाई पर। तो आशीष, धीरे धीरे पावर एक बार फिर से बहुत स्ट्रांग मूव लेने की तैयारी करता हुआ, स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ एनटीपीसी। आशीष बिल्कुल ठीक, पावर स्टॉक्स पे करेंगे डिटेल में फोकस। पहले दोनों एक्सपर्ट्स के जरा इस समय के पिक्स ले लिए जाएं। रचना जी, क्या पकड़ा आपने ओपनिंग के बाद से? जी, ओपनिंग के बाद मेरी एक नजर हिंडाल्को पे है। हिंडाल्को में वीकनेस बहुत है और ये वीकनेस ड्यूरिंग द डे और फर्दर डाउनसाइड पे प्रोग्रेस कर सकती है। फ्यूचर्स के हिसाब से ये काउंटर जब तक 585 के नीचे रहेगा तब तक ये वीकनेस बनी रहेगी। तो छोटी छोटी रैलीज पे शॉर्ट करते रह सकते हैं इस काउंटर को। डाउनसाइड पे दिस कैन गो टुवर्ड्स 573 एंड 570 एंड उसके बाद 565। हिंडाल्को में एक सेल कॉल आता हुआ इस समय वीकनेस के साथ ट्रेड, और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी यहां पे रखें। सतपति साहब, आपका प्रिफर्ड ट्रेड? आशीष जी, देखिए आज का मुझे लगता है ओवरऑल जो मार्केट है ये एक मेक और ब्रेक वाला सीन यहाँ पे दिखता है। 17,700 जैसे सुबह भी बात की, मुझे लगता है कि जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ये ब्रीच होता है तो मुझे लगता है फिर मंदी जो है थोड़ा इंट्राडे आप हावी हो सकती है। तो आज आपको दोनों तरफ के पिक्स मिलेंगे। तो एक पिक तो कॉमन हो गया, वो है हिंडाल्को। तो डेफिनेटली हिंडाल्को में मेरी भी मंदी है। मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है हिंडाल्को में, मेरा हिंडाल्को का आज का टारगेट होगा 560 का। तो सेल करे हिंडाल्को 585 के स्टॉप लॉस के साथ। और लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन है, जो लॉन्ग का ट्रेड है वो है टाटा कम्युनिकेशन। क्या बढ़िया यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। और काउंट सबसे बड़ी बात है आशीष जी, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है। तो रेजिस्टेंस नहीं है तो जो बनता है इंट्राडे का टारगेट वो है 1320 से लेके 1340। 1280 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। लॉन्ग करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1260। सो टाटा कम्युनिकेशन होगा लॉन्ग, हिंडाल्को होगा शॉर्ट। हिंडाल्को एक कंसेंसस के तौर पे दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं बिकवाली करनी चाहिए, बढ़ेगा यहां पे दबाव। और टाटा कम्युनिकेशन सतपति साहब का एक बाय कॉल। दिन के हाईस पर इस समय टाटा कम्युनिकेशन कामकाज करता हुआ। और अब जरा बिग मार्केट वॉइसेस पे कर लिया जाए फोकस। हमारे साथ डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव साहब जुड़ते हुए। अजय जी, स्वागत है आपका। अजय जी, आप गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप आई रहते उससे पहले अभी वो पावर स्टॉक्स मार्क किए जा रहे थे, और आजकल रोज सुबह पावर स्टॉक्स की बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि अच्छी बहुत मोमेंटम, बहुत तेजी। पर इसके पीछे का कोई लॉजिक, कोई रीजन है क्या अजय सर? ये पावर में इतना करंट क्यों दौड़ रहा है आजकल? देखिए, बड़ा इसमें सिंपल रीजन है कि 6 महीने पहले, 1 साल पहले एक थीम था कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनका बहुत जल्दी एग्जिट होगा, उस पर कॉस्ट लगेगा, रिन्यूएबल पावर आके रिप्लेस करेगा। तो उसके क्वेश्चन प्लस सबसे बड़ा बात था कि ग्लोबल इन्वेस्टर अब कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो ये बची बात, डोमेस्टिक इन्वेस्टर बचेंगे इस कंपनी में और इन कंपनी का डिमाइज निश्चित है। इस वॉर के बाद में एक चीज साफ हो गई है, यूरोप में भी प्लांट खुल गए हैं कोल बेस्ड, कि कोल बेस्ड प्लांट कहीं नहीं जाने वाले। रिन्यूएबल पावर की रिप्लेसमेंट इतनी तेज नहीं होगी और उसके कारण अब ये एक क्लैरिटी आ गई है कि अगले 10 साल तक इनका रनवे क्लियर है। 1 साल पहले लग रहा था कि इनको बंद करेगा, एनवायरमेंट प्रेशर के अंदर में यूरोप ने बंद कर दिए थे कोल बेस्ड पावर प्लांट। आई थिंक उसको चलते हुए अब ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी जो आ रही है, रिप्लेसमेंट होगा, बहुत स्लो होगा और बिना कोल बेस्ड पावर प्लांट के इंडिया का ग्रोथ नहीं हो सकता। और इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टर नहीं चाहिए इस इंडस्ट्री में, इंडियन इन्वेस्टर काफी है और अंडर ओन था बिल्कुल ही। एनटीपीसी तो मतलब 25 साल से परफॉर्म नहीं किया। आप देखिए, आज की हिस्ट्री नहीं है, 25 साल से उस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया जो उसने इस पिछले 1 महीने में परफॉर्म किया है। तो ना कोई इन्वेस्टर उसको लेता था, ना उनको रखते थे, ना इंडस्ट्री का होप था। तीनों चीज बदल गई है। लोकल इन्वेस्टर आ गया है, कोल का वापस नेतृत्व शुरू हो गया है इंडस्ट्री के अंदर में, और यह पता लग गया कि इन प्लांट के बिना कोई भी कंट्री, इंडिया तो क्या खासकर, नहीं चल सकती है। काफी ड्रामेटिक रिवर्सल है सेंटिमेंट पे।
अच्छा अजय जी, यकीन मानिए लास्ट टाइम जब आए थे, जब आपसे खुल के बातचीत हो रही थी, तो आपने एक सेक्टर पे सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जो मुझे अच्छी तरीके से याद दिया था, वो था डिफेंस। जरा अजय जी से बातचीत करते करते प्लीज बीएल स्क्रीन पे लेके आइए, भारत डायनामिक्स स्क्रीन पे लेके आइए, एचएएल स्क्रीन पे लेके आइए। आपने कॉल लिया था कि हाँ, ये एक स्पेस बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे अगर आप देखें अपने कमिटमेंट्स आपको रखने चाहिए बदले हुए सर्कमस्टेंसेस में। सर आज ये स्टॉक सारे के सारे, स्पेशली एचएएल एंड बीएल एट ऑल टाइम हाई, यहाँ से आगे का व्यू क्या है? खरीदते रहिए। इसमें देखिए मेरे पास होल्डिंग है, तो ये नहीं कहूंगा कि आप लेते रहिए, इसको मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। बट जो पॉलिसी गवर्नमेंट की क्लैरिटी आ गई है कि हम हिंदुस्तान से ही खरीदेंगे। रशिया का इशू बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि इंडिजनाइजेशन होके रहेगी। यूएस के कंपनियों को कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, जिनको सेटअप यहाँ पे इंडिया में चाहिए होगा। तो जो पूरा ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज हो गया है डिफेंस के लिए, और इंडिया की भी पॉलिसी चल रही है साथ साथ की इंडिया से ही खरीदे हम लोग, तो शायद रुपए में फायदा रहेगा, बिकॉज डॉलर रुपी के अंदर में हमारा जो ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ चुका है कि उसके अंदर में डिफेंस को और डालेंगे तो बहुत तकलीफ होगी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी कह रही है, यूएस कह रहा है कि आप इधर वेस्ट से खरीदिए। रशिया का डिपेंडेंस बहुत कम करना पड़ेगा, अभी क्या होगा पता नहीं सैंक्शन के बारे में, वो मद्देनजर देखते हुए। और ये बड़ा क्लैरिटी है कि जो एक धारणा बन गई थी कि जो ओल्ड आर्मामेंट्स हैं, मिसाइल्स हैं, टैंक्स हैं, जो अपनी आर्टिलरी है, उसकी अब जरूरत कम पड़ेगी, वो अभी धारणा चेंज हो गई है। आप देखिए यूक्रेन में कन्वेंशनल वॉरफेयर हो रही है वहां के अंदर में, तो उसके लिए इंडिया को भी स्टॉक अप करना पड़ेगा, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो ग्रेनेड्स हैं, चाहे वो गन्स हैं। तो इससे बढ़िया माहौल शायद इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर में एंट्री पाना बहुत मुश्किल है। सीमेंट का प्लांट तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन इम्पैनलमेंट करना आर्म्स के लिए बहुत मुश्किल है। और सरकार का जो कंपनियां हैं बहुत आसान है, बिकॉज उनका इम्पैनलमेंट तरीका बड़ा आसान है कि आप उनके पास जाइए, उनको एक अपना 10% कमीशन दीजिए और वो आपके लिए पैनल में करके दे देंगे आपको सरकार से। तो ये कंपनियां तो बिचौले की तरीके से बैठी है, इनको कुछ नहीं करना, पीएसयू स्टेटस होते हुए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी ये कंपनियां। ओके, रडार पे रखिएगा। पिछली बार के वो जो चर्चा हुई थी उसके बाद देखिए डिफेंस स्टॉक्स क्या मोमेंटम है, और आज पूरा स्पेस हरकत में। आज वो थर्ड पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट रिलीज होती हुई नजर आई, यानी कि वो कंपोनेंट्स, वो इक्विपमेंट्स, वो तमाम प्रोडक्ट्स जहां पे आप इंपोर्ट्स बंद, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज को ऑर्डर्स डोल आउट करने की तैयारी। आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, लोकल डेवलपमेंट, उस पर सरकार का फोकस। अच्छा अजय सर, एक और स्टॉक जो इस हफ्ते की लाइमलाइट हॉग कर रहा था वो एचडीएफसी ट्विंस, और उसमें एचडीएफसी बैंक लार्जली, क्योंकि अब वो कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। एचडीएफसी बैंक मंडे के उस खबर के बाद अपमूव्स 9% के, और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में उतनी गिरावट वापस लौटती हुई इस स्टॉक में। तो जहां से चला था मोटा मोटी वहीं आके खड़ा हो गया है। कोई कंसर्न्स इस डील को लेकर जो मार्केट्स रिएक्ट कर रहा है इस तरह से, और आप कैसे रीड कर रहे हो? एचडीएफसी बैंक ले रहे हो आप लोग क्या? नहीं, देखिए जी, यूफोरिया तो था उस दिन जब अनाउंसमेंट हुआ कि एक बहुत बड़ी बैंक बनेगी, बट इन्होंने वही किया जो ट्रांसपेरेंसी का इश्यू जो आ रहा है बार बार, कि जो कॉस्ट ऑफ मर्जर था वो सामने नहीं पेश किया इन लोगों ने। आपने मर्जर तो अनाउंस कर दिया, लेकिन उसमें यह बताया नहीं इन्वेस्टर को कि उसके कॉस्ट क्या है। दूसरी बात है कि एचडीएफसी बैंक शेयरहोल्डर का, एचडीएफसी शेयरहोल्डर का तो फायदा होगा इसमें, बिकॉज उनका कोई एग्जिट नहीं था। एचडीएफसी मॉर्गेज इंस्टीट्यूशन के अंदर में थी, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा था, बोरोइंग कॉस्ट ग्लोबली बढ़ती जा रही थी, तो उनके लिए तो कोई एग्जिट नहीं था। बट एचडीएफसी बैंक शेयरहोल्डर के लिए क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन किस तरीके से लिया गया वैल्यू एडिशन के लिए? उन्होंने अभी सिटी बैंक का इतना बढ़िया कस्टमर बेस को 12,000 करोड़ में जो बिका है एक्सेस को, वो नहीं छुआ उन्होंने, लेकिन 2 से 3 लाख करोड़ में उन्होंने एक मॉर्गेज लेंडर खरीदा है। आप अगर एचडीएफसी बैंक शेयरहोल्डर होते तो आपके लिए क्या ये बेस्ट डिसीजन था कि आप 2 लाख करोड़ का कैपिटल आप एक मॉर्गेज लेंडर के लगाएंगे? एचडीएफसी के लिए बेस्ट डिसीजन था। एचडीएफसी बैंक के लिए एज मार्केट अब थोड़ा थोड़ा रियलाइज कर रही है, इतना बड़ा डाइल्यूशन एक मॉर्गेज लेंडर के लिए क्या ये ऑप्टिमम डिसीजन था? ठीक है, घर की कंपनी है, घर का बोर्ड है, तो आप अप्रूव कर लीजिए उसको, बट आज अगर एचडीएफसी बैंक शेयरहोल्डर होते आप, तो आपको क्या लगता है कि आपने इतनी डाइल्यूशन किस लिए करी है? एक मॉर्गेज लेंडर खरीदने के लिए करी। आपने सिटी बैंक का पोर्टफोलियो नहीं खरीदा 13,000 करोड़ का, बट मॉर्गेज लेंडर का पोर्टफोलियो आप 2 लाख करोड़ में कंपनी खरीद रहे हैं। तो आई थिंक देखिए, यूफोरिया के बाद में हमेशा पार्टी के बाद में अगले दिन सवेरे ही पता लगता है कि पार्टी का क्या असली वो क्या है। तो अब पता लग रहा है कि जो कॉस्ट आ रही है इस मर्जर की, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट आएंगी, जो आरबीआई से अप्रूवल चाहिए होंगी, फंडिंग चाहिए होगी इंश्योरेंस कंपनीज को, ग्रेजुअली फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को फंडिंग चाहिए होगी, अब वो सब चीजें एक एक करके बाहर आ रही है। तो आपने मार्केट को तो उठा दिया
एक सिंपल अनाउंसमेंट करके ये नहीं बताया कि उसके पीछे कॉस्ट क्या है, ये नहीं बताया एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन ने कि एचडीएफसी बैंक को मर्जर की क्या जरूरत थी जब उसने सिटी बैंक का पोर्टफोलियो छोड़ दिया, तो इतना महंगा डाइल्यूशन मॉर्गेज लेंडर के लिए क्यों किया। तो एचडीएफसी बैंक में हमारी ना होल्डिंग थोड़ी सी थी, ज्यादा नहीं थी, वो भी खत्म हो गई हमारी। एचडीएफसी में होल्डिंग है हमारी, बिकॉज उसके लिए तो बेस्ट डील है एग्जिट उसके शेयर होल्डर के लिए, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। तो आप अगर शेयर होल्डर तो एचडीएफसी बैंक के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ये मैनेजमेंट ने क्या कर दिया। और वही शायद फिर स्क्रीन पे रह रहे के नजर भी आ रहा है। उस दिन तो खैर वो चर्चा गर्मी में तेजी आ गई थी, उसके बाद से वो पूरा मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ। अजय सर थैंक यू इतने क्लीन डायरेक्ट व्यूज के लिए, जुड़ने के लिए आज थैंक यू सो मच। और चलिए आप फोकस कर लेते हैं आज की वो खास पेशकश पर, वो ग्रेट इंडियन समर वेडिंग सीजन। डायरेक्टर साहब, इस सेगमेंट का अगर टीजर रेडी होगा तो दिखाइए जरा वीरू को स्क्रीन्स पे। रेडी होगा डायरेक्टर साहब? अरे अब आप देखिए वीरू आप सबने, हम सबने दरअसल यार ये क्या करते हैं? वीरू का जो बहुत इंपॉर्टेंट डे था हम सबने मिस आउट करा, तो उसे रिक्रिएट टीजर के तौर पे हटाओ डायरेक्टर साहब, हो गया वीरू का। अच्छा क्यों कर रहे हैं? बहुत चर्चा में इस बार का ग्रेट इंडियन समर वेडिंग सीजन है। लास्ट 2 सालों से वो पैंडेमिक के बीच में आपने देखा था ये सीजन एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, और इस बार कहा जा रहा है बहुत तगड़ा बाउंस बैक होने की तैयारी हो रही है। एक अंदाजा कहता है कि मिड अप्रैल से लेकर मिड जुलाई के बीच में 40 लाख वेडिंग्स ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है। तो इस ग्रेट इंडियन समर सीजन की, वेडिंग सीजन की बातचीत कर ली जाए, और इस पे हमारे साथ रेमंड्स के ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल और साथ साथ कामत ग्रुप ऑफ होटल्स के डायरेक्टर विशाल कामत साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। वीरू आप एक बात बताओ, आपने कोई शादी ऐसी देखी है जहां रेमंड्स की शूटिंग्स, रेमंड्स की शर्टिंग्स इन्वॉल्व ना हो? नहीं, आई थिंक नहीं आशीष। शादी की अगर आप देखें, वर पक्ष की जो शॉपिंग होती है वो शुरू ही रेमंड से होती है। ये फैक्ट है। मैं भी कल बैठे बैठे सोच रहा था, मुझे भी ऐसा कुछ रिकलेक्शन नहीं आया, मुझे भी ऐसी कोई जगह याद नहीं है जहां पर रेमंड्स के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना हुए हो। अमित जी, तो आपके लिए तो बड़ा बढ़िया समय आने वाला है। अच्छा एक पहले तो ये अंदाजा दो, कोई ऐसा आइडिया है कि कोई एनालिसिस, कोई कैलकुलेशन कि आपकी जो साल की कुल सेल्स क्लॉक करते हो आप लोग, ये इंडियन वेडिंग से उसका कितना अट्रैक्शन आता है, कितना कंट्रीब्यूशन आता है? कोई तरीका जो आपने भापा हो ये समझने के लिए? जी बिल्कुल। पहली बात तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड जहां तक वेडिंग का बात है, हमारे लिए वेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने जैसे ठीक बताया कि ऐसी शायद ही कोई वेडिंग होती है जिसमें कि रेमंड का कोई भी अपैरल फैब्रिक यूज ना हो, जरूर पीपल शॉप करते हैं। तो इसमें 2 चीज देखने को मिलती है कि पहले तो हमने बहुत स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीजन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वार्टर में जो समर होती है उसमें लगन बहुत तेज है, और इस बार हम करीब 40 दिनों से ज्यादा लगन ऑस्पिशियस डेज देख रहे हैं, जो कि इस क्वार्टर में फॉल करता है वेडिंग के लिए। और अगर आप इन जनरल देखें तो इंडिया में करीब 1 करोड़ वेडिंग साल की ऑलमोस्ट होती है। तो ऑब्वियसली जब इस क्वार्टर में 40 दिन है तो वेडिंग तो ऑब्वियसली ज्यादा प्रोपोर्शन हायर होगा इस क्वार्टर में। जहां तक आपने पूछा था कि हमारा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, अगर हम अपना लाइफस्टाइल बिजनेस जो कि फैब्रिक सूटिंग कवर करता है, तो ऑलमोस्ट 30% तक का रेवेन्यू, 30 to 35% का रेवेन्यू हम वेडिंग से एसोसिएट करते हैं। अभी उसमें कई बार क्या होता है कि ये डायरेक्ट वेडिंग के लिए है, बट आजकल सबको पता है कि जो वेडिंग्स होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ गेस्ट रहते हैं, एंड धीरे धीरे जो बड़ी वेडिंग्स हैं जो कि 5 लाख से ऊपर जो लोग खर्च करते हैं, वो वेडिंग्स का प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट 75-80% है। तो उसमें जो गेस्ट आते हैं वो भी शॉपिंग करते हैं।
तो वो भी आप कम से कम 7 से 10% उसको मान सकते हैं हमारे रेवेन्यू का। तो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि वेडिंग के कारण एनीथिंग बिटवीन 30 to 40% हम कंट्रीब्यूट करते हैं वेडिंग के अराउंड। आना है। और इस बार का समर वेडिंग सीजन जैसे आप भी कह रहे हो बहुत बढ़िया रहने वाला है। रिलेटेड बिजनेस मेरे ख्याल से अगर सीजन मिड अप्रैल से शुरू होना है तो कुछ हद तक तो मोमेंटम ट्रिकल इन होना शुरू हो चुका होगा। अमित जी, इनिशियल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि केवल दिल्ली में इस सीजन में ये 3-4 महीनों में 1 लाख करोड़ का बिजनेस एक्सपेक्टेड है। इस तरह का स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आना है क्या? जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो टोटल वेडिंग की जो इंडस्ट्री है वो इंडिया में करीब 4 से 5 लाख करोड़ रुपए की है। और अगर 4 से 5 लाख करोड़ है और नंबर ऑफ डेज वेडिंग के इस क्वार्टर में ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि वेडिंग में खर्च इस क्वार्टर में ज्यादा होने वाला है। जहां तक अगर हम ये देखते हैं कि हमारा जो इंडिकेशन मिले हैं इमीडिएटली होली के बाद से जो हमारे डीलर हैं, फ्रेंचाइजी नेटवर्क है, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी डिमांड करी है, क्योंकि जो मिड अप्रैल में वेडिंग शुरू होने वाली है उसको अपने सूट्स, ट्राउजर, शेरवानी सब चीज बनवाना पड़ता है, तो 15-20 दिन पहले लगते हैं, जो कि आज हमारे कस्टमाइज टेलरिंग जो है हमारे रेमंड TRS स्टोर्स में वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, उनको एकदम नया लुक देते हैं। उस तरीके से हमने बहुत अच्छा ट्रैक्शन दिखा है। प्लस हमारी जो बुकिंग आई है पूरे समर सीजन के लिए वो काफी इन्फ्लुएंस्ड है वेडिंग के लिए। और जहां तक वेडिंग में क्या होता है कि जनरली पीपल बाय अ लिटिल प्रीमियम सेगमेंट फैब्रिक्स। ऐसा नहीं है कि वेडिंग में आदमी जो नॉर्मल डे टू डे में पहनता है वो खरीदता है, थोड़ा महंगा कपड़ा खरीदता है, थोड़ा शू ज्यादा रखता है। उस तरीके से हमारा जो टिकट साइज है वो भी काफी बड़ा हो जाता है वेडिंग परचेजेस में कंपेयर टू नॉर्मल परचेजेस। विशाल हाय, ये आपकी, हम लोग दिल्ली की बात कर रहे थे, 1 लाख करोड़ के एस्टिमेट्स आ रहे हैं इस सीजन के। आपकी मुंबई, पुणे जैसे लुक्रेटिव मार्केट्स में कामत होटल्स की पकड़ बड़ी मजबूत, उसके ऊपर से आपके पास फोर्ट जादवगढ़ जैसी बढ़िया हेरिटेज प्रॉपर्टीज, और आजकल वो डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन बहुत पिकअप कर गया है। ये क्या इस समय बुकिंग्स आना शुरू हुई, इंक्वायरीज, फुटफॉल्स, किस तरह से ट्रैक्शन आप लोग देख रहे हो एट कामत होटल्स ये वेडिंग सीजन रिलेटेड? नमस्कार आशीष, जरूर वेडिंग सीजन अभी आ रहे हैं। जैसे अभी सर ने कहा होली के बाद तो काफी पिकअप तो है ही, और वेडिंग जो होता है वो एडवांस में बुक होता है, वो लास्ट मोमेंट अगर वेडिंग आए तो फिर इट्स वेरी रेयर। कोई जो भी करते हैं एडवांस में बुकिंग करते हैं, तो जरूर बुकिंग है वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए, जादवगढ़ के लिए है, हमारे ऑर्किड होटल्स में है, अलग अलग जगह बुकिंग्स है, शिमला ऑर्किड में भी काफी सारे बुकिंग्स है। तो इसकी वजह से जो ट्रैक्शन दिखता है वेडिंग मार्केट का वो जरूर पिकअप हुआ है, क्योंकि हमारे देश में घर में मेजरली 2 अवसर होते हैं जहां सबको सब एक साथ आते हैं और एक बड़ा उत्सव का होता है। एक जब एक हमारे घर में एक बच्चा आ जाता है, और दूसरा है जब शादी। अभी मेरे साथ शादी को 15 साल हो गए, तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ वेडिंग एनिवर्सरी डजंट काउंट। सो व्हेन देयर इज अ वेडिंग एवरीवन कम्स टुगेदर, सब लोग एक साथ आते हैं और उसमें जो माहौल तैयार होता है, और जैसे सर ने कहा यस, एक शादी होती है मगर फंक्शन 4-5 हो जाते हैं, तो उसमें एक बढ़िया ट्रैक्शन आ जाता है सबके लिए। केटरर, हम तो सिर्फ केटरर या होटल वाले हैं, मगर हकीकत है कि डेकोरेटर भी है, घोड़े वाला भी है, बैंड वाला भी है, मिठाई वाला भी है, सब लोग जो आते हैं और उस उत्सव को बढ़िया बनाते हैं। विशाल, फिर एक प्रॉब्लम है, मैं बहुत लंबे समय से फोर्ट जादवगढ़ की बुकिंग के लिए रेट चेक कर रहा था, अब तक तो महंगा मिल रहा था, अब आप कह रहे हो मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा ना, आपको किसने, आपके शो पे मुझे आना है, आपको तो पक्का मिलेगा, और आपके सब जो भी गेस्ट है, जो भी आपके व्यूअर्स है, उनको भी मिलेगा। हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, और अगर नहीं मिला तो दे कैन ईमेल मी, आई मेक श्योर। मैं इस बात के कहने का मतलब ये था कि फोर्ट जादवगढ़ डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बड़ा बुक्ड है, तो अभी तक महंगा था और अब शायद आपको वो बुकिंग्स भी मिलना बंद हो जाए। अच्छा, अब जरा कोर विशाल, तमाम मैनेजमेंट जिनसे बातचीत हो रही है ऑफ लेट बहुत बुलिश साउंड कर रहे हैं होटल्स, और स्टॉक्स में देख भी रहे होगा आप, स्टॉक मार्केट में बड़ा तगड़ा मोमेंटम, पर ये मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इस तरह की आ रही है कि होटल स्पेस के लिए दरअसल एक गोल्डन पीरियड आ गया, इस तरह के वर्ड्स यूज करे जा रहे हैं। ये मैरिज सीजन अपनी जगह, ऑक्यूपेंसीज, ARR वाकई बहुत सिग्निफिकेंट अपटिक्स आनी शुरू हो गए क्या? ये एक्चुअली गोल्डन पीरियड नहीं कहूंगा मैं, ये एक रिएक्शन है जो इतने टाइम से प्रेशर में था। हकीकत यही है कि आज गवर्नमेंट ने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और BCCI ने जैसे
महाराष्ट्र में आईपीएल रख दिया, इसके पहले बाहर जाता था दुबई, तो दुबई के होटलों को, दुबई की इकोनॉमी को फायदा हो रहा था। अभी जब आईपीएल हमारे खुद के देश में है तो हमारे देश के इसको जरूर फायदा होगा। तो एक है कि लीजर ट्रैवल, एक है कि बिजनेस ट्रैवल, एक है वेडिंग ट्रैवल, एक है कि कोई भी आपको एक निमित्त जब मिलता हो तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी एक चर्न होती है। तो आईपीएल होने से महाराष्ट्र में इस बार महाराष्ट्र के अनेक पूना और मुंबई के होटलों को काफी ट्रैक्शन मिला है। तो जरूर अगर गवर्नमेंट ऐसे और इनिशिएटिव्स ले जहां एग्जीबिशंस हो, स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, कल्चरल इवेंट्स हो, तो ये ट्रैवल को बहुत स्पर करता है। और उसके साथ साथ क्योंकि इतने टाइम से अभी ऑफिसेस खुल गए हैं, अभी दिल्ली महाराष्ट्र में मास्क की जरूरत नहीं है, अनेक और भी स्टेट अभी ईज आउट कर रहे हैं, रादर किया ही है उन्होंने ईज आउट, तो ऑफिसेस भी जब खुल गए हैं, ये वर्क फ्रॉम से हमारी कल्चर वर्क फ्रॉम होम के लिए इतनी सूटेड नहीं है। हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब हम घर पे रहते हैं, तो इसकी वजह से लोग प्रिफर करते हैं ऑफिस आना, और जो हाइब्रिड मॉडल हो या फुल टाइम हो बट ऑफिस आना प्रिफर करते हैं, और इसकी वजह से आप वो भी उसका ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक खुलने का एक रिएक्शन है। विशाल, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि अब हॉलीडे सीजन भी आप देखें काफी नजदीक है। आई मीन अप्रैल के इनिशियली स्कूल खुलने के बाद जब छुट्टियां पड़ेंगी, समर हॉलीडेज, ये बताइए बीते 6 महीने में एवरेज एक रूम रेट में प्राइस में कितना डिफरेंशियल आ गया है? एक डीलक्स रूम जो होता है एवरेज है, उसमें बीते 6 महीने से लेकर अब तक कितना डिफरेंशियल आ गया है अप्रॉक्सीमेटली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? तो ये बहुत ही वास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अगर आप लीजर डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो कुछ लीजर डेस्टिनेशंस में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो गई, कुछ प्री पैंडेमिक लेवल भी कुछ जगह पहुंच गए, मगर वही अगर आप कोई सिटी क्षेत्र में देखें तो 6 महीना इतना बड़ा स्पैन है, और कोरोना ने दिखाया कि हर महीना हमारा जो इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री स्पेशली एयरलाइन और होटल, हम लोगों ने तो हर हफ्ता T20 खेला है, क्योंकि हर हफ्ता आपका सिचुएशन चेंज होता है। एक दिन आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, पता चला सडनली कुछ खुल गया और उसकी वजह से डिमांड आ गई। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को संभालना, तो इसकी वजह से ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई मैट्रिक्स नहीं है। अगर प्री पैंडेमिक आप बोलते हैं कि चलो ये एक साइकिल है, मॉनसून, नॉन मॉनसून, फेस्टिव टाइम, नॉन फेस्टिव टाइम, मगर अभी ये गए 2 साल में कोई भी आपको बेंचमार्क पैरामीटर नहीं है YTD बोलने के लिए, क्योंकि 2020 का YTD डज नॉट मैच 2021। उस टाइम पे नियम या उस टाइम पे जो भी स्थिति थी वो अलग थी। मगर अगर हम कहते हैं कि अभी जो एक टेम्पररी एक फेज आया है, इस ये फेज में वी सी अ गुड बाउंस अप, एंड इसी का बॉयंसी का जो है ये पूरा भारत लाभ ले रहा है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। ठीक है, ठीक है। अच्छा अमित जी, वो क्योंकि बिजनेस पे उतर आए हम लोग समझने के लिए एनवायरमेंट शादी के बियॉन्ड, तो वो एक स्टोर रैशनलाइजेशन चल रहा था रेमंड्स में, वो प्रोसेस अभी भी ऑन है क्या? और आजकल वो डिमांड एनवायरमेंट को लेकर कहा जा रहा है वीक है, रिटेल डिमांड कमजोर है, लार्जली क्योंकि आप तो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री प्रेजेंस रखते हो, ये टियर 4 और उसके बियॉन्ड वाली सिटीज, वाकई मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ है क्या? नहीं, पहली बात तो मैं स्टोर रैशनलाइजेशन की बात करता हूँ कि जो पैंडेमिक का पीरियड था उस समय हमने बहुत बड़ा फोकस लगाया था कॉस्ट रैशनलाइजेशन के लिए। और अगर हम अपने ऑपेक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो जो हमारा 2020 का कॉस्ट लेवल था उससे हमने कंसिस्टेंट सस्टेनेबल 400 करोड़ का कॉस्ट रैशनलाइजेशन किया। उसके तहत जो स्टोर रैशनलाइजेशन की बात, क्योंकि आप स्टोर खोलते हैं, कुछ स्टोर प्रॉफिटेबल होते हैं, कुछ स्टोर नहीं प्रॉफिटेबल हो पाते एक सर्टेन प्लानिंग के कारण, तो उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। अब हमारा कोई रैशनलाइजेशन का प्लान नहीं है, अब हमारा ग्रोथ का प्लान है। और जहां तक ग्रोथ की सवाल है, अगर आप देखें तो जैसा कि शुरुआत हमने की थी कि वेडिंग्स का एक बहुत बड़ा स्पेस है, और आज भी अगर आप देखें तो टियर 1 से टियर 6 सिटीज में जो डिमांड है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। अभी एटलीस्ट इन्फ्लेशन के कारण इमीडिएटली कोई नेक्स्ट 2 क्वार्टर तक कोई भी डिमांड का सेंटिमेंट वीक होता नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट इंडिया में। जहां तक हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, हम लोगों का काफी बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस है यूरोप और अमेरिका में, उसमें भी हमने अभी तक डिमांड वीकनेस नहीं देखी है। मे बी 3rd या 4th क्वार्टर में हो सकता है डिमांड वीकनेस देखने को मिले, बट इमीडिएट वी आर नॉट सीइंग एनी डिमांड वीकनेस फॉर एनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। तो काफी अच्छी डिमांड है और हमारे सारे सेक्टर में। और आपने जैसे बोला हमारा बिजनेस में, तो हमारे कई बिजनेस और हैं, जैसे रियल एस्टेट का बिजनेस है हमारा, उस रियल एस्टेट में भी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा है। इवन अभी अप्रैल के फर्स्ट फ्यू डेज में भी हमने
बिकवाली बहुत अच्छी देखी है अपने फ्लैट। तो मतलब इसका मतलब है जो ग्रेट इंडियन समर वेडिंग सीजन की चर्चा जो बहुत हुई, सब बहुत ऑप्टिमिस्टिक है स्पेस को लेकर, बहुत अच्छा बिजनेस ट्रिकल इन होता हुआ नजर आएगा। और चाहे वो कपड़े हो, होटल्स हो, बाकी फेरिफेरल एक्टिविटीज हो, सब में अच्छी खासी कमाई, अच्छे बिजनेसेस, बिजनेस मोमेंटम पिकअप होना चाहिए। नीरज जी ऑलरेडी स्टूडियोज में आ चुके हैं। नीरज जी आप डिसाइड कर लो, और डिसाइड कर लिया है तो वेन्यू और कपड़े दोनों सस्ते में मिल सकते हैं। दोनों के प्रमोटर्स बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट बैठे हुए हैं। ये प्रॉमिस अगर अभी हो जाए, पहले की जो रियल एस्टेट की बात की है ना वो वाला प्रॉमिस पहले। रियल एस्टेट वाला तो चीटिंग है। आप ये सस्ते में नहीं निपटा सकते, पहले रियल एस्टेट का प्रॉमिस अभी हो जाए तो मैं सोचता हूँ। अच्छा जाते जाते अमित सर एक सवाल और है, ये लॉकडाउन में पिछले 2 साल के रिस्ट्रिक्शन में वर्क फ्रॉम होम चला, बहुत महीनों तक सब घर पे थे, ऐसा कुछ ऑब्जर्व करा था क्या इन 2 सालों में? जैकेट ज्यादा बिकी, पतलून नहीं बिकी? नहीं, ऐसा नहीं था। बट जहां तक अभी इसका सवाल है, देखिए ये जो ट्रेंड है, हम ट्रेंड के साथ चलते हैं। हमने जो कलेक्शंस थे वो नए तरह के कलेक्शन लाए, जो कि सेमी कैजुअल, सेमी फॉर्मल कलेक्शन होते हैं, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया, जिससे हमने काफी अच्छी बिकवाली देखी। और ये तो डिपेंड करता है आदमी का, सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल है, ऑफिस वेयर है, वर्क वेयर है, पार्टी वेयर है, इसी तरीके से हम जो डिफरेंट कलेक्शन है उसको मैनेज करते हैं। और हमारे कह रहा था कि वो लॉकडाउन में सब कह रहे थे कि सिर्फ ऊपर पहनते थे सब लोग नीचे, तो मैंने सोचा एडिशनल जैकेट्स बिकी और पतलून ना बिके उस समय। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया तरीके से। आशीष जी आप भूल रहे हैं, हम भारतीय हैं, हम कभी भी कोई भी आइटम फ्री नहीं छोड़ते। कोट के साथ पैंट तो बनता ही है, कोट खरीदेंगे तो पैंट तो बनता ही है, भले मैं उसको अलग पहनूं, पैंट तो बनता ही है। विशाल जी, अमित जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और समझाने के लिए इस तरह का मैक्रो एनवायरनमेंट। इस नोट पर वीरू और मुझे दीजिए इजाजत। इस शो 10 के दमदार ट्रेड्स में आज के लिए इतना ही। नीरज जी, मार्केट्स ठीक ही हैं, ऐसा कुछ, अब आपने संकेत ही ऐसे दिए थे, ओवरनाइट हैंडओवर जो खराब दिया था उसी का खामियाजा भुगतना है। ओवरनाइट हैंडओवर नहीं, मैंने कल शाम का हैंडओवर आपने खराब दिया था। कल शाम को गड़बड़ हो गया तो अभी तो 420 पॉइंट नीचे आ गया है सेंसेक्स। लेकिन नहीं, बात सही है, ये जो दिक्कतें हैं सब तो हैं, उसकी वजह से मार्केट अभी पॉलिसीज पहले थोड़ा सा आदमी रेजिस्ट करेगा ना। ठीक है, बड़ा इवेंट भी सामने खड़ा हुआ है और ठीक है, इतना चला है तो बहुत हमने बहुत मोमेंटम भी देखा है। लेकिन हमारे मिड कैप तो ग्रीन में है ना, वहां देखिए दमदारी के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े, ब्रेथ भी 2:1 के फेवर में जबरदस्त है। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। चलिए अब शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की। और बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, आपने ले रखे होंगे या अभी ली होगी पोजीशन, तो उस पर आपको क्या करना चाहिए। और कुछ जो टूर्स एंड ट्रेवल से रिलेटेड स्टॉक्स की भी क्वेरीज हम देख रहे हैं, तो उस पर बातचीत होगी। लेकिन चलिए सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियाँ।